हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 7। मेरे लास्ट वीडियो में आपने सर्कुलर मोशन पूरा देखा था, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक। उसको अगर आपको देखना है तो मैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का से पार्ट रोटेशनल मोशन। ओके, तो अभी तक देखा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या था, रिवॉल्यूशन जो हो रहा था वो अबाउट एन एक्सिस बट फ्रॉम आउटसाइड हो रहा था। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में? तो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशन एक्सिस के बाहर से हो रहा था और रोटेशनल मोशन में जो एक्सिस रहता है वो फ्रॉम द जो है एक्सिस वो इनसाइड द बॉडी ही रहता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन का यानी एक्सिस जो है वो जो बॉडी है उसमें से ही एक्सिस रहता है और जो पार्टिकल्स है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, तो अभी पहले बेसिक रिजिड बॉडी यानी क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी क्या, ये दो जो वर्ड है वो बार बार ये पार्ट में आने वाले हैं, इसलिए आप फर्स्ट देखेंगे कि रिजिड बॉडी मीन्स व्हाट। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या है ये देखेंगे। रिजिड बॉडी एक ऐसा ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज है दैट रिमेन्स अनचेंज व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो रिजिड बॉडी यानी ऐसी बॉडी है कि उसका जो शेप है, शेप एंड साइज बोथ आर रिमेन्स अनचेंज रहता है when we apply external force। ओके, एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर रिजिड बॉडी यानी क्या है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि उसकी शेप और साइज अनचेंज रहती है when we apply the external force। ठीक है, तो क्या है एग्जांपल्स, क्या है रिजिड बॉडी कौन कौन सी है? तो एक अगर आप स्टोन कंसिडर करोगे तो इट इज़ ऑल्सो अ रिजिड बॉडी। ठीक है, और रॉड, आयरन रॉड इज़ अ रिजिड बॉडी। डिस्क, स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, होलो स्पीयर आर द रिजिड बॉडीज़। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की खासियत क्या है कि व्हेन द रिजिड बॉडी रोटेट्स, अगर ये बॉडी अगर रोटेट्स होती है तो क्या होगा, द पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी डू नॉट मूव, दैट इज़ देयर पोजिशन इज़ फिक्स। अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये जो पार्टिकल्स है इनकी पोजीशन आफ्टर रोटेशन ये फिक्स रहती है, ये दिस पोजीशन डू नॉट चेंज आफ्टर रोटेशन। ठीक है, तो ऐसी खासियत है ये रिजिड बॉडी की कि रिजिड बॉडी यानी क्या है, इट इज़ अ बॉडी when we apply the external force its shape and size remains unchanged। ठीक है, और when it's rotates then the position of the particles inside the body must be fix। रोटेशन होने के बाद में जो अंदर के पार्टिकल्स है बॉडी के, ये जो पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन कैसी रहती है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड बॉडी आफ्टर रोटेशन, ये याद रखिएगा, आफ्टर रोटेशन रिमेन्स अनचेंज। ओके, तो दो ये समझ में आए रिजिड बॉडी यानी क्या है। तो रिजिड बॉडी का एग्जांपल आपको समझ में आया, और पार्टिकल्स की पोजीशन कैसे रहती है? रिमेन्स अनचेंज रहती है। ठीक है, तो ये हो गया रिजिड बॉडी का। तो इसमें ही दूसरा पार्ट देखेंगे कि एक ये रिजिड बॉडी फिगर में आपको दिखाई दे रही है कि दिस इज़ नोन एज रिजिड बॉडी हैविंग एनी शेप एंड साइज। ठीक है, तो अब देखें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स क्या है। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो दिखाई दे रही है ये दिस इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो वर्टिकल लाइन है इट इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी क्या है वो देखेंगे कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो इफ़ इट परफॉर्म्स द रोटेशनल मोशन देन पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल। ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, सपोज m1 इज़ द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज़ द मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, m3 इज़ द मास ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, देयर आर n पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी। तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, इट परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और उसका जो सेंटर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ये लाइन पे रहेगा। ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्टिकल है विच परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट पार्टिकल हैविंग मास m1। ये सेकंड पार्टिकल रहेगा, ये भी क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। उसका भी सेंटर कहाँ पे रहेगा, यही एक्सिस पे रहेगा, तो यही लाइन पे रहेगा। दिस स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन रिजिड बॉडी परफॉर्म्स, ये रिजिड बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, रिजिड बॉडी performs rotational motion the particles of the body, क्या करेंगे, particles of the body move in circles, the center of this circle, आप ये लिख लीजिएगा मेरे साथ ही क्योंकि ये बुक में नहीं मिलेगी आपको डेफिनेशन। द सेंटर ऑफ these circles lie on a straight line called the axis of rotation। समझ में आया? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? व्हेन रिजिड बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स। The center of these circles lie on a straight line. It is called as axis of rotation। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आया? तो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल लेंगे। अब क्या है, तो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल सिंपल, आप जो ओपन करते हो और क्लोज करते हो डोर का, तो ओपन और क्लोज डोर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन, ओपन एंड क्लोज डोर। ठीक है। अब डोर ओपन करते हो या क्लोज करते हो, सपोज दिस इज़ अ डोर, तो अगर ये दिस इज़ हॉरिजॉन्टल सरफेस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर इज़ द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है। तो इफ़ वी ओपन और क्लोज अ डोर वी गिव सर्टन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिख रही है? तो सर्टन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। Certain angular displacement to it, thus the door does not this opening of the door does not depend upon the mass of the door। अब कितना भी हेवी रहो या लाइट रहो तो इसके ऊपर ये ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड नहीं रहता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर वी अप्लाई द फोर्स। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? ये जो हिंजेस रहते हैं डोर के, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना। तो ये एक्सिस ऑफ कहाँ पे रोटेशन हो रहा है डोर का, और एक्सिस कौन सा है? हिंजेस जो डोर के रहते हैं ना वो। ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द डोर बट डिपेंड अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके ऊपर डिपेंड करेगा व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। ठीक है। तो ये समझ में आया? तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन का। ठीक है। तो अब जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास रहता है, मास ऑफ द बॉडी बोलते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली द मास
But in case of rotational motion, when we consider the mass, then also we have also there is a quantity or also there is a distance wise distribution of mass around the axis of rotation. यानी रोटेशनल मोशन में सिर्फ मास नहीं रहता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो वो डिस्टेंस भी आपको लेना है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल देखेंगे अब आगे जाकर। यानी जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास बोलते हैं, तो रोटेशनल मोशन में उसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आया। यानी ट्रांसलेशनल मोशन में उसको बोलेंगे मास। तो रोटेशनल मोशन में सिर्फ मास नहीं है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द मास बट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द डिस्टेंस वाइज, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, डिस्टेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल देखेंगे। उसके लिए पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। इसका इक्वेशन डेरिवेशन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रही है, तो ये डायग्राम में जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज़ नोन एज रिजिड बॉडी। ये जो दिख रही है शेप, तो ये है रिजिड बॉडी एंड इट दिस इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन along this axis of rotation। ठीक है, along this axis of rotation it performs the rotational motion with speed। अब स्पीड कौन सी है, ओमेगा, इट इज़ नोन एज एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये जो रोटेशनल आपको देखना है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये कैसी रहती है, दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल kinetic energies of all individual particles। ठीक है, तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये कैसी रहती है, इट इज़ सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल। एक एक पार्टिकल की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी जो सम है, टोटल जो है, तो ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, सॉरी ईच पार्टिकल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल देखना है। ठीक है, तो अब आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो हियर देयर आर द पार्टिकल्स कौन से हैविंग मास m1। सपोज दिस इज अ फर्स्ट पार्टिकल हैविंग मास m1, देन दैट इज दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ, ये जो रिजिड बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल और इट कंसिस्ट ऑफ, सपोज इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स है उसमें, कैपिटल N पार्टिकल्स है। ठीक है, तो m1 क्या है, m1 m2 डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, m1 m2 अप टू mn आर द मास ऑफ ईच पार्टिकल। ये क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, m1 इज़ द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज़ द मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ऐसे n पार्टिकल्स है एंड दे आर सिचुएटेड। अब कहाँ पे है वो, ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, दे आर सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। कौन से डिस्टेंस दिख रहा है, r1 r2 और rn। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि r1 r2 और rn तक ये क्या है,
this is known as perpendicular distance, perpendicular distance, distances, perpendicular distances from axis of rotation, from axis of रोटेशन। ओके, R1 R2 Rn क्या है समझ में आया? ठीक है, तो ये जो ये पार्टिकल जो है वो क्या है, ऑल द पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कल। ये सपोज वी कंसिडर दिस इज अ फर्स्ट पार्टिकल हैविंग द मास m1 एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट इज़ एट डिस्टेंस r1। तो ये क्या परफॉर्म करेगा? इट परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन। ये क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। और सेंटर कहाँ पे रहेगा? ऐसे यहाँ पे रहेगा। तो इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। तो हैविंग हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग यानी डिफरेंट रेडियस रहेगी। जैसे m1 के लिए r1 है तो m2 के लिए आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में r2 है। वैसे mn के लिए रेडियस क्या है? rn है। ठीक है, तो उसकी जो लीनियर जो स्पीड है वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी, क्योंकि आपके पास में फॉर्मूला है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड रेडियस। इट इज़ इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर velocity, v is equal to r omega. So for first particle linear speed is v1 is equal to r1 omega. सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या रहेगी? v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। वैसे फॉर n पार्टिकल के लिए लीनियर स्पीड क्या रहेगी? vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। ओके, तो अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले देखा था आपने कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे, ये इसके अगर सम निकाली तो वी गेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द सम ऑफ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? तो यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर वी गेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। It is denoted by, suppose it is denoted by kinetic energy of first particle. It is equal to क्या रहती है? हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू v की वैल्यू r ओमेगा रहती है, तो वी गेट हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल इट इज़ इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, it is equal to half m2 r2 square omega square. Here omega is a angular speed, तो वो क्या रहेगा? सभी के लिए वही रहेगा ओमेगा। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर n पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल इट इज़ इक्वल टू हाफ mn vn स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से वी गेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल्स। यहाँ तक आपको मिल गया है। और आपको मालूम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो वी राइट हियर ई रोटेशनल कैसे मिलेगा? ई रोटेशनल इज इक्वल टू अब सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वी गेट हाफ, पहली वाली क्या है? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वाली लिखो हाफ m2, मेरे साथ अगर आपने भी लिखा तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिर्फ वॉच मत करिएगा। प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गया है। तो अब क्या करेंगे? ये जो यहाँ से हाफ
को कॉमन निकालेंगे और ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे हर एक इसमें हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो मैं पहले ये साइड में हाफ निकालती हूँ। m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाला है, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो वी गेट r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो दिस ब्रैकेट में आपको क्या मिला है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। अगर इसको मैं लिखती हूँ i ओमेगा स्क्वायर, अब बचा है i ओमेगा स्क्वायर। तो दिस i इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इसको ही क्या बोलेंगे, रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। समझ में आया? मैं एक बार फिर से ये पूरी ये जो स्टेप्स है रिपीट करती हूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज़ सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल के लिए क्या होगी, ke1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, यानी वी गेट v की वैल्यू v इज इक्वल टू आर ओमेगा रहती है, तो इसलिए v की जगह क्या लिखेंगे, r1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो इट इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ke2 यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर, दैट इज वी गेट हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल क्या रहेगी, हाफ mn vn स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ई रोटेशनल कैसा होगा, इट इज़ सम ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो हर एक काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना है, हाफ m1 r1 ओमेगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाला है, वी गेट जो ब्रैकेट मिलती है उसको क्या बोलेंगे, आई लिखेंगे, वी गेट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें का जो आई है वो आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वेयर वी गेट आई जो है, आई इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस आई इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, अब ये प्लस प्लस दिखाई दे रहा है आपको आई के इक्वेशन में, तो वी राइट इट एज टुगेदर बाय द साइन समेशन, ठीक है। और कहाँ से है, 1 पार्टिकल से लेकर n पार्टिकल तक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 से लेकर कैपिटल N तक, ठीक है। और क्या क्या है, कौन सी क्वांटिटीज़ है, m है और r है, तो इसको सफिक्स देते हैं i का, mi, और r कैसा है, r स्क्वायर है, mi ri स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ i इज इक्वल टू 1 to n, ये है i का इक्वेशन। तो i इज इक्वल टू, इसको रीड कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। समझ में आया? तो क्या है इक्वेशन, i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, ठीक है। तो फिर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यानी आप भी लिखो, आपकी लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी about an axis of rotation is defined as the sum of product of mass, sum of product of
mass of each particle, sum of product of mass of each particle and the square of its perpendicular distance, square of its perpendicular distance from the axis of rotation, ठीक है। क्योंकि I की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N MI RI स्क्वेयर, मीन्स वी राइट, क्या बोला है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, दिख रहा है आपको समेशन, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है दोनों में का, किसके बीच में प्रोडक्ट है, मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस में, ठीक है। तो इसलिए लिखा है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ, अब डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पार्टिकल यहाँ पे है m1 मास है उसका, और कितने डिस्टेंस पे है r1, तो ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो क्या, फिर से मैं एक बार बोलती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन m है उसमें, तो यानी इंडिविजुअल मास ऑफ द बॉडी, इंडिविजुअल masses of the particles of the body, ठीक है। एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ masses अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन से डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ these masses about the given axis of rotation, ठीक है। तो वो कैसे रहेगा, तो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सिस, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। समझ में आया, फिर किसके ऊपर डिपेंड है, इंडिविजुअल मासेस पे, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मासेस अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। तो अगर सपोज इफ़ द बॉडी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फाइनाइट नंबर है अभी, यानी लिमिटेड नंबर पार्टिकल्स के है, तो क्या होगा, अब मैं इसको इरेज करती हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो इसका आप ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। मैं ये पूरा इरेज करती हूँ कि अगर सपोज़ करो कि दिस ये जो ऑब्जेक्ट है इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर है पार्टिकल्स, कैसे नंबर में है, फाइनाइट नंबर में है, तो देयर इज़ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, द यहाँ पे क्या होगा, अगर फाइनाइट यानी लिमिटेड मालूम है कि इतने पार्टिकल्स है, तो देयर इज़ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर रहेगा, तो जो समेशन साइन आपने लिखी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन में, दिस समेशन साइन कैन बी रिप्लेस बाय द इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन भी एडिशन है लिमिटेड लोगों का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन ये मैथमेटिक्स का फंक्शन है, इंटीग्रेशन,
ठीक है। मैथ्स में आपको ये इंटीग्रेशन जो 12th का मैथमेटिक्स है उसमें ये इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। इसको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं सॉल्व करना, तो इंटीग्रेशन अब ये समेशन इट इज़ रिप्लेस बाय द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो मास m है अब इट इज़ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये मास m अब क्या होगा, छोटा हो गया, एकदम से छोटा सा, क्योंकि ये नंबर कैसा हो गया, फाइनाइट नंबर है। तो दिस मास m इट इज़ रिप्लेस बाय, दिस मास m इज़ रिप्लेस्ड बाय dm। अब dm कैसा है, तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो वेरी वेरी स्मॉल के लिए लिखेंगे, इट वर्ड है इनफाइनेटसिमली, इनफाइनेटसिमली स्मॉल पार्ट, एकदम छोटा है, ठीक है। ये जो बॉडी है उसका टोटल मास सपोज m है, तो ये m कैसा बना है, ये छोटा छोटा पार्ट से बना है। एक छोटा पार्ट कितना है, इट इज़ dm है। अब सब dm को अगर आप मिलाते हो तो वी गेट m। तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेट, मिलाने के लिए क्या यूज़ करना है, इंटीग्रेशन यूज़ करना है, इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू m। समझ में आया। तो यही थ्योरी यूज़ करती है इसमें भी, ठीक है। तो समझ में आया क्या, ये दिस मास m इज़ रिप्लेस बाय dm। dm कैसा है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा। तो उसका नाम क्या है, उसको एक वर्ड है इनफाइनेटसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी। और वो कहाँ पे है, सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कहाँ पे है, ये अब ये कैसा बना है, तो ये इस प्रकार से बना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखेंगे, इसलिए I इज इक्वल टू क्या था, पहले समेशन ऐसा था ना, ये इक्वेशन था, I इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और mi r i² था। तो अब क्या आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है। अब मास इज रिप्लेस बाय dm और डिस्टेंस क्या रहेगा, वही डिस्टेंस रहेगा r², ठीक है। सिर्फ इसको लिखेंगे कैसे, I इज इक्वल टू, और रीड कैसे करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल r² dm। इसको कैसे बोलेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r² dm। समझ में आया कि ये m का अब m कैसे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्ट से बनाया है, ठीक है। टोटल मास कैसे बना है, छोटे छोटे पार्ट से बनाया है, तो वी गेट टोटल मास। तो ये छोटे मास को क्या बोलेंगे, सबसे छोटे मास को dm बोलेंगे। एक dm पकड़ा, ये दूसरा dm है, ये तीसरा dm है, ऐसे ये बहुत सारे dm है। अब उनको जब इंटीग्रेट करेंगे, एक करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वी गेट टोटल मास, ठीक है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो I की वैल्यू क्या मिली है, I इज इक्वल, ये कहाँ पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r² dm। ये जो डिस्टेंस है r², वो वैसे ही रखा है r², सिर्फ m इज रिप्लेस बाय dm। ओके, ये समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब आगे का देखेंगे क्या है, आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। अगर आपने कंसिडर किया कि एक रिंग लिए है, कैसी है वो, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिंग आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, ठीक है। तो ये रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो और हैविंग एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म रिंग है, तो इट्स मास इज सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। रिंग ली है, ठीक है, ये रिंग है, बीच में उसका कुछ भी नहीं है, आपने रिंग देखी है, तो रिंग अगर ली है तो उसका मास कहाँ पे है, इट्स मास इज सिचुएटेड, कहाँ पे है, इट्स मास इज सिचुएटेड एट द यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। Mass is situated uniformly on the circumference
ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो इट इज़ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इट इज़ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एंड उसको जो थिकनेस है वो कैसा है? हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस, निग्लिजिबल थिकनेस। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये रिंग, और उसका थिकनेस कैसा है? निग्लिजिबल थिकनेस है। इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इट इज़ ये कहाँ पे रोटेट हो रहा है? अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और ये जो लाइन है ये कैसे दिख रही है आपको? इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये है सेंटर ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये प्लेन को परपेंडिकुलर है और इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, अब m यहाँ पे ये रिंग का मास क्या है? सपोज m इज़ द मास ऑफ रिंग। m क्या है? इट इज़ मास of ring, m is the mass of the ring and r is the radius of the ring। m is the mass of the ring and r क्या है? it is radius of the ring from axis। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या होगा? I इज इक्वल टू मास ऑफ द रिंग क्या है? m and its perpendicular square of its perpendicular distance, that is it is equal to r square, m r square। I is equal to m r square, this is the value of moment of inertia। I is equal to m r square, moment of inertia of uniform ring, it is equal to I is equal to m r square। समझ में आया? तो क्या है ये कि दिस इज़ अ यूनिफॉर्म रिंग whose mass its mass is situated at the at its circumference of a circle। ठीक है, ये कैसी है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है? इट इज़ नोन एज मास ऑफ द रिंग एंड r क्या है? इट इज़ रेडियस फ्रॉम द एक्सिस। दिख रहा है r इज़ द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग क्या आएगा? इट इज़ इक्वल टू I इज़ इक्वल टू m r स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क क्या है? अब डिस्क आपने देखा है, तो ये डिस्क इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स। ठीक है, तो कैसा है ये डिस्क? अगर आपको आपने देखी होगी डिस्क, कोई भी डिस्क लो तो ये कैसी बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो ये भी कैसी है डिस्क? इट इज़ ऑल्सो 2 डायमेंशनल, ये भी है 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। और इसको भी कैसा है थिकनेस इसका? हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस। इसका भी थिकनेस कैसा है? निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है। ये भी कैसी है डिस्क? आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में। ये कैसी है? यूनिफॉर्म है और इसका जो मास है और सपोज़ ये जो एरिया है, तो मास और एरिया ये इसके रेशो को क्या बोलते हैं? मास अपॉन एरिया। इट इज़ ये इसका जो कंपोजिशन है ये कैसा रहता है? सेम रहता है, सेम थ्रू आउट द डिस्क। ठीक है, तो ये जो रेशो है m अपॉन a, तो यानी क्या है? मास अपॉन एरिया। इट इज़ नोन एज सरफेस डेंसिटी। ठीक है, इट इज़ नोन एज सरफेस डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी इज़ द रेशो ऑफ मास अपॉन एरिया एंड इट इज़ इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्या करना है। तो कैसे है ये? इट इज़ 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड इसका थिकनेस कैसा है? निग्लिजिबल थिकनेस है।
ठीक है। और इट इज़ ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, एंड इट्स मास पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलेंगे, सरफेस डेंसिटी, एंड इट इज़ इक्वल टू सिग्मा, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो अब ये यूनिफॉर्म डिस्क है, इसको कंसिडर करेंगे। तो फिर से इसको मैं ये इरेज करती हूँ पूरा। ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज यूनिफॉर्म डिस्क। तो m क्या है, सपोज m इज़ द मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क, m इज़ द मास ऑफ डिस्क। r क्या है, r इज़ नोन एज रेडियस ऑफ द डिस्क, दिख रही है आपको, दिस इज़ रेडियस ऑफ द डिस्क, ये डिस्क है, ठीक है, दिस इज़ डिस्क, m इज़ द रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है। और ये क्या हो रही है, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो r क्या है, r इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क फ्रॉम अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और इट इज़ द लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पैरेलल टू इट्स सेंटर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पैरेलल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो अब सिग्मा क्या निकाला था, मास सरफेस डेंसिटी है, सिग्मा इज़ नोन एज सरफेस डेंसिटी, दैट इज़ मास अपॉन एरिया। तो यहाँ पे मास है सपोज कैपिटल M, और एरिया क्या है, इट इज़ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सो इट इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वायर, m अपॉन पाई r स्क्वायर। तो ये कैसा है, इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट, एंड ये बना कैसा है, इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडाई फ्रॉम ये बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से, कॉन्सेंट्रिक यानी ऐसे रिंग से, एक में एक रिंग, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। और इसकी जो रेडियस है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम 0 से लेकर अप टू r तक के इसकी लिमिट है, ठीक है। तो समझ में आया, यानी पहली रिंग जो है इसकी रेडियस 0, दूसरी थोड़े से और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, ऐसा करते हुए लास्ट जो रिंग है इट्स रेडियस इज़ r, ठीक है। तो जो क्या बोलेंगे फिर, ये जो डिस्क है इट इज़ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इट इज़ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कैसे बनी हुई है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से बना हुआ है, ऑफ रेडाई, रेडाई कैसा है, ऑफ रेडाई 0 से लेकर r तक, 0 to r, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक उसमें के ही एक रिंग को पहले कंसिडर करेंगे और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर सब बाकी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे, ठीक है। ये अपनी प्रोसीजर रहेगी कि एक उसमें से ही एक रिंग को कंसिडर करेंगे पहले, और वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसका मास निकालेंगे, और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और वही सब बाकी रिंग के लिए भी क्या है, बाकी की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे। ये अपनी प्रोसीजर रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हियर ये अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करती हूँ फिर से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक रिंग को कंसिडर किया है, तो हैविंग, ये रिंग का मास कितना है, सपोज द रिंग हैविंग द मास dm इज़ द एक छोटी सी रिंग कंसिडर की है, क्योंकि ऐसा अभी अपन ने देखा कि ये डिस्क कैसी बनी है, बहुत सारे सर्कुलर रिंग से बनी हुई है। तो एक वैसे ही उसमें की ही एक रिंग अगर निकाली तो हैविंग द मास dm इज़ द मास ऑफ द रिंग, वी कंसिडर dm इज़ द मास ऑफ रिंग, dm है मास ऑफ द रिंग, और dr क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में dr। तो dr इसकी क्या है, ये dr है। तो dr सपोज इट इज़ द विड्थ ऑफ द रिंग, विड्थ ऑफ रिंग dr है, एंड वो कैसी है, इट इज़ वेरी स्मॉल। ये जो विड्थ है वो कैसी है, वेरी स्मॉल,
ठीक है। तो एरिया क्या रहेगी, एरिया ऑफ रिंग क्या रहेगा, तो सपोज इट इज़ ए, इट इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, ये सरकमफ्रेंस है ना, तो ये है 2 पाई आर, और ये जो एरिया है डी आर क्या है, विड्थ है, तो 2 पाई आर डी आर, दिस इज़ द एरिया ऑफ द रिंग। तो अभी सरफेस डेंसिटी निकालना है। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला, सरफेस डेंसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, अभी देखा सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। सो हियर सिग्मा इज इक्वल टू, वी गेट मास क्या है, स्मॉल मास डी एम अपॉन एरिया इज़ 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो डी एम की वैल्यू क्या आ गई, डी एम इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर डी आर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी आर। समझ में आया ये डी आर कैसे निकाला। तो एक एरिया ऑफ रिंग क्या है, 2 पाई आर डी आर है, सिग्मा की वैल्यू है मास अपॉन एरिया, सो सिग्मा इज इक्वल टू डी एम अपॉन 2 पाई आर डी आर, सो डी एम इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर इंटू डी आर। ठीक है, तो ये जो रिंग है उसका सभी पूरा एंटायर मास जो है वो एट डिस्टेंस आर, स्मॉल आर दिख रहा है, ये स्मॉल आर, तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है। ये रिंग का एरिया कितना, ये रेडियस कितना है या डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, ये छोटी रिंग कंसिडर की है उसका। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अब निकालेंगे क्या है, तो ये छोटे रिंग का डिस्टेंस कितना है, आर है, और मास कितना निकाला, डी एम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये रिंग के लिए, सपोज रिंग के लिए है तो आई आर लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू डी एम, और डिस्टेंस कितना है, आर है, उसका स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर रहता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए अब मास क्या है, डी एम है, और डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर, आई आर इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। अब ये डिस्क कैसी बनी है, नंबर ऑफ सच स्मॉल रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग से, बहुत सारे रिंग से बनी हुई है, तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो सभी के अगर ऐड कर दिए तो वी गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालेंगे अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एम आई लिखती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शॉर्टकट है एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू, अब जो अपनी रेडियस थी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रेडियस कैसा है, आर से लेकर पहली रिंग आर को थी, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से अपनी डिस्क बनी है। ये पहली रिंग है, सपोज दिस इज़ फर्स्ट रिंग, तो इसका आर था, और ये ऐसे बनते बनते अपनी डिस्क तैयार होती है, पहले की स्मॉल आर रेडियस थी, तो वी गेट कैपिटल आर। यानी ये जो लिमिट है इसको, अब ये इंटीग्रेशन को लिमिट देंगे, तो लिमिट कहाँ से है उसके इंटीग्रेशन की, तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक ये रेडियस है। पहले इसकी कितनी थी, ये फर्स्ट इसकी स्मॉल आर, और वी गेट फाइनल वाली कितनी मिली, कैपिटल आर। तो इंटीग्रेशन सभी रिंग को मिलाना है फ्रॉम स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू आई आर, यानी ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर ऐसा लेंगे, इट इज़ इक्वल टू, यानी पहले रिंग का ऐसे एक रिंग का आई आर, दूसरे रिंग का आई आर, ऐसे मिल के आर से लेकर आर तक सबको मिलाना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू आर इज इक्वल टू, यानी हियर वी राइट आर इज इक्वल टू, पहले वाली का एकदम से सबसे पहले वाली का आएगा 0, और दूसरे लास्ट वाली का आएगा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, आई आर इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, डी एम मास है डी एम, और ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सो वी गेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू आर। अब ये जो डी एम है, डी एम की वैल्यू निकाली है,
डीएम की वैल्यू है आपकी डीएम इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर डी आर। ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 2 पाई सिग्मा आर डी आर। यही वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं यहाँ पे डीएम की लिखती हूँ 2 पाई सिग्मा आर डी आर। ठीक है, 2 पाई सिग्मा आर डी आर और ये आर स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, उसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे फ्रॉम 0 टू आर। फिर बचा क्या है आर इंटू आर स्क्वायर, दैट इज़ इट इज़ आर क्यूब इंटू डी आर। सो हियर वी राइट 2 पाई सिग्मा इंटू ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ x रेस टू द पावर n अगर है dx, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो इस हिसाब से अब r क्यूब है, r क्यूब यानी क्या है r रेस टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, और ये लिमिट कितनी है फ्रॉम 0 टू r। ओके, तो ये मिला है आपको। तो इट इज़ इक्वल टू 2 पाई सिग्मा r रेस टू द पावर 4, 3 प्लस 1 इज़ 4 अपॉन 4, और लिमिट है 0 टू r। तो अगर ऐसा लिमिट रहती है जब दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज़ नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ पे रहेगा अगर लिमिट रहती है तो जो अपर लिमिट है तो उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करना है, यानी इसमें अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे पहले, यानी वी गेट 2 पाई सिग्मा। पहले अपर लिमिट की वैल्यू है कैपिटल R रेस टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू है 0, R की जगह 0 डालेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो वी गेट इट इज़ इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, और ये 2 2 ज़ा 4, यानी ये आएगा 1/2 पाई सिग्मा r रेस टू द पावर 4, 1/2 पाई सिग्मा r रेस टू द पावर 4। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ mi ऑफ द डिस्क। तो अब इसमें सिग्मा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। क्या है सिग्मा की वैल्यू, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करती हूँ। तो यहाँ पे अब आपको लास्टली मिला था I इज़ इक्वल टू, फिर से मैं लिखती हूँ I इज़ इक्वल टू क्या मिला था, हाफ पाई सिग्मा r रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, पुट सिग्मा इज़ इक्वल टू m अपॉन पाई r स्क्वेयर। ये सिग्मा की वैल्यू निकाली है, आप देखो तो सिग्मा की वैल्यू आपको दिखेगी। सिग्मा की वैल्यू ये जो है I रेस टू द पावर, अब देखो m इज़ द मास ऑफ द डिस्क है। ठीक है, निकाली नहीं है, सॉरी m क्या है, इट इज़ मास ऑफ डिस्क है, मास ऑफ डिस्क टोटल। ठीक है, और पाई r स्क्वायर क्या है, इट इज़ एरिया ऑफ डिस्क, एरिया। ठीक है, इट इज़ पाई r स्क्वायर। सो आप सिग्मा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, I इज़ इक्वल टू हाफ पाई इंटू m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू r रेस टू द पावर 4। सो वी गेट पाई कैंसल, वी गेट I इज़ इक्वल टू हाफ m, हाँ, और r स्क्वायर, ये इसको कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, m r स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। समझ में आया ये कैसा निकालना है, I इज़ इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। और पहले निकाला था यूनिफॉर्म रिंग की क्या है, I इज़ इक्वल टू m r स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, और दिस इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। अब इसके बाद में एक कंसेप्ट देखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी क्या है वो देखेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी इट इज़ वन काइंड ऑफ रेडियस। ठीक है,
तो इसके लिए पहले एक छोटी सी डायग्राम कंसिडर करेंगे. सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द रिजिड बॉडी हैविंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट मूव्स or it rotates along this axis of rotation with angular speed ओमेगा. ठीक है, तो ये रोटेट हो रही है. तो here this is m is the mass of the particle and k is, अब r न लेते हुए ये क्या है, k is the distance, perpendicular distance from the axis of rotation. तो m क्या है, m is the mass of body, mass of body. It is rotating about an axis passing through the this point O. ये कहाँ से जा रहा है, एक्सिस O पॉइंट से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन को परपेंडिकुलर भी है. ठीक है, तो एम आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ इक्वल टू, अब I इज इक्वल टू क्या है, इट इज़ समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर. ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम और अराउंड द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, मास पे डिपेंड है और सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड, कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो एम आई ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अब क्या आएगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, के है, तो इट इज़ इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे, m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड k इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो अगर ऐसा है सिंपल तो क्या लिखेंगे, I इज़ इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो इट मीन्स दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ एट डिस्टेंस k. कहाँ से है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट डिस्टेंस a फ्रॉम दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो दिस k इज़ नोन एज रेडियस, ये k को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन. दिस k इज़ नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये समझ में आया ना. इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट at a distance of k from the axis of rotation. ठीक है, समझ में आया. फिर रेडियस ऑफ गायरेशन यानी क्या है, तो k इज़ नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, तो अब देखेंगे ये रेडियस ऑफ गायरेशन यूनिफॉर्म रिंग का अभी आपने देखा था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. तो वैसे मूवमेंट ऑफ ये रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिंग क्या रहेगा और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क क्या है, तो वो देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिंग क्या है, यूनिफॉर्म रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन. तो अब रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई आर लिया था. आई आर इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग आई आर था. ठीक है, और के सपोज के इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रिंग के लिए है इसलिए लेते हैं के आर इज़ रेडियस ऑफ gyration. kr is the radius of gyration of uniform ring. ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग है. तो अब IR की वैल्यू क्या है आपके पास में, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग की वैल्यू है mr स्क्वायर. ये सबको लर्न होनी चाहिए, mr स्क्वायर. तो अब क्या लिखेंगे, r की जगह r इज़ इक्वल टू k लिखेंगे, तो इट इज़ इक्वल टू m k r स्क्वायर. ठीक है, तो वी गेट रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या मिली है, के आर इज़ इक्वल टू, के आर की जगह, आर की जगह क्या लिखा है आपने, के आर. सो के आर इज़ इक्वल टू आर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिंग.
समझ में आया। तो आई आर की वैल्यू थी एम यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग इज़ एम आर स्क्वायर। तो अब क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, आर की जगह क्या लिखेंगे के, एम के आर स्क्वायर। सो के आर इज इक्वल टू आर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिंग इज़ कैपिटल आर। ठीक है, तो वैसे अब डिस्क के लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ये देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। तो अगर सपोज आई डी इज़ द आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो आई डी इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। सपोज आई डी इज़ यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क है, और के डी क्या है, इट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, इट्स यानी डिस्क का, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो आई डी की वैल्यू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क अभी आपने निकाला था, क्या है, हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो आर की जगह लिखेंगे के डी, तो इट इज़ इक्वल टू हाफ एम के डी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब आर स्क्वायर की जगह लिखा है के डी, तो के डी की वैल्यू क्या है, के डी इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसा मिला ना आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये के डी स्क्वायर, तो हाफ के डी स्क्वायर। तो अब के डी की वैल्यू क्या आ गई, आर अपॉन रूट 2। तो हियर दिस के यानी मोमेंट ये रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क इज़ लेस दैन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग। आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी निकाला था के आर इज़ इक्वल टू आर, और के डी इज़ इक्वल टू क्या मिल रहा है, आर अपॉन रूट 2। तो वी से दैट के डी इज़ लेस दैन के आर, दैट इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क इज़ लेस दैन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग। ठीक है, तो के क्या है, इट इज़ द के कैसा डिसाइड करेंगे, बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि यहाँ पे के डी की वैल्यू क्या मिली, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क इज आर अपॉन रूट 2, एंड दिस रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क इज ऑलवेज लेस देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग। ठीक है, समझ में आया ये। तो इसके बाद का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो थ्योरम्स देखने हैं। पहला थ्योरम है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पहले देखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज रिजिड बॉडी, एंड these are the two parallel axis. first parallel axis है MOP, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, MOP is the first parallel axis, first axis, and second axis is ACB. These axes are parallel to each other and they are at a distance of h. दोनों में क्या डिस्टेंस कितना है, h है। तो सपोज दिस इज़ अ रिजिड बॉडी हैविंग मास m, m क्या है, इट इज़ मास ऑफ रिजिड बॉडी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मास ऑफ रिजिड बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, और पहला एक्सिस कौन सा है, एक्सिस MOP, ये एक्सिस है, ये कैसा है, इट इज़ एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O से जा रहा है। ठीक है, MOP इज द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O से जा रहा है। देन सेकंड एक्सिस है ACB, ये एक्सिस कैसा है, इट इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास C, दिखाई दे रहा है आपको, C से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास C से पास हो रहा है। ठीक है, और बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। H क्या है, H इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस, कौन से एक्सेस, MOP एंड ACB।
ठीक है, दो डिस्टेंस में का दो एक्सिस में का डिस्टेंस है। और h की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है कि कौन सा डिस्टेंस है, वो CO डिस्टेंस है, h इज इक्वल टू CO। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सपोज़ ये जो D पॉइंट दिखाई दे रहा है, सपोज़ वी कंसिडर द मास ऑफ द D पॉइंट इज़ DM। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ DM क्या है, इट इज़ अ मास एलिमेंट है, छोटा सा मास है, मास एलिमेंट, इट इज़ सिचुएटेड एट पॉइंट D। ठीक है, और ये जो DN दिखाई दे रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ पे, OC पे। OC एक्सटेंड किया है, OC को एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस किया है, ये OC है, या इसको एक्सटेंड किया है कहाँ तक, N तक। ठीक है, OC को एक्सटेंड करो N तक, तो वी गेट DN। DN परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल निकालती हूँ, परपेंडिकुलर ऑन OC। OC क्या किया है, बढ़ाया है इसको, प्रोड्यूस्ड कहाँ से, फ्रॉम D से। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है आपका। ठीक है, तो अब पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट एक्सिस दैट इज़ MOP, देन निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड एक्सिस ACB। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगला आगे देखेंगे कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस का देखेंगे, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट एक्सिस। ठीक है, इसको मैं क्लियर करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरे साथ ये लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट एक्सिस दैट इज़ MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस, पहले लेंगे ACB। ठीक है, तो इसको नाम देंगे, सपोज इट इज़ IC, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब डिस्टेंस इनटू मास, डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है IC का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो D पर से, यानी ये DM मास है, DM ये IC से कहाँ तक है, ये डिस्टेंस है, तो यानी क्या है, DC का स्क्वायर इंटू DM। ठीक है, तो अभी समझ में आया ये। तो फर्स्ट ये हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लिखना है, अबाउट, यहाँ पे ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना बाकी रह गया, ऑब्जेक्ट अबाउट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस, कौन सा एक्सिस लेंगे, MOP। तो MOP ये यहाँ से ये कितने लोकेशन उसका कहाँ पे है, ये है, तो ये डिस्टेंस आएगा। तो MOP इट इज़ इक्वल टू, तो सपोज इट इज़ I0 लेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या लेना है, I0 इज़ इक्वल टू, और IO भी बोल सकते हो, IO इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है O, ये जो है DO स्क्वायर, डिस्टेंस इज DO स्क्वायर, और मास इज DM। ठीक है, तो IO इज इक्वल टू इंटीग्रल DO स्क्वायर अपॉन DM। यहाँ तक समझ में आया कि सबको, DO स्क्वायर। अब DO स्क्वायर के लिए ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो DO स्क्वायर के लिए मैं लिखती हूँ, DO स्क्वायर कैसा बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। तो DO स्क्वायर के लिए मैं लिखती हूँ इंटीग्रल, इट इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसा बना है, DN स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। ठीक है, DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर DM। ओके, ये कौन सा थ्योरम है, इट इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो I0 की वैल्यू, IO की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। तो NO स्क्वायर कैसे बना है, देखो डायग्राम में, NO स्क्वायर इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटीग्रल ऑफ DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर कैसा बना है, NC प्लस CO से बना है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है NC प्लस CO। तो यहाँ पे आएगा NC प्लस CO ब्रैकेट स्क्वायर DM।
ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो ब्रैकेट का ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज़ इक्वल टू एन सी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन सी इंटू सी ओ प्लस सी ओ ब्रैकेट स्क्वायर डी एम। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर क्या है। डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर को डायग्राम में देखो, डी एन स्क्वायर यानी ये डी एन स्क्वायर और एन सी स्क्वायर अगर आपने निकाला तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट ओ डी और डी ओ स्क्वायर आपको मिलता है। तो डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर के जगह मैं लिख सकती हूँ, ये देखो छोटा सा ये मैं निकालती हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा छोटा वाला ट्रायंगल बाहर निकालती हूँ, ये डी है, ये एन है और ये सी है। तो अब यहाँ पे टर्म है डी एन स्क्वायर, दैट इज़ दिस डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर वी गेट डी सी स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी ये दो टर्म के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी सी स्क्वायर है ना। डायग्राम में आप देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डी सी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे लिखती हूँ वो फ्रेशली, वी गेट आई ओ इज इक्वल टू, दो की जगह लिखती हूँ डी सी स्क्वायर और बाकी के टर्म्स वैसे लिखती हूँ ट्वाइस एन सी सी ओ प्लस सी ओ स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, अब डायग्राम में फिर से देखेंगे, डी सी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, डी सी स्क्वायर। अब एन सी क्या है, एन सी स्क्वायर ऐसे रखेंगे और सी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखती हूँ, अभी देखो, तो डी सी स्क्वायर अब इंटीग्रेशन का साइन रह गया, इंटीग्रल ऑफ डी सी स्क्वायर सेपरेट कर लेती हूँ, इंटीग्रल्स डी एम प्लस टू, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट टर्म है इसलिए, और अंदर एन सी सी ओ इज़ एच भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, डी एम हर एक को डी एम कॉमन देना है, प्लस इंटीग्रल ऑफ सी ओ यानी अगेन एच स्क्वायर डी एम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल डी सी स्क्वायर डी एम प्लस ट्वाइस एच को भी बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन से, वी गेट एन सी डी एम प्लस एच स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, इट इज़ इक्वल टू डी एम। ठीक है, तो ये डी सी स्क्वायर डी एम की वैल्यू क्या है, डी सी स्क्वायर डी एम देखो क्या वैल्यू आएगी, डी सी स्क्वायर डी एम यहाँ पर लिखी है, डी सी स्क्वायर डी एम इज़ नथिंग बट आई सी, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा है, डी सी स्क्वायर डी एम इज़ नथिंग बट आई सी एंड दिस इंटीग्रल डी एम इट इज़ इक्वल टू कैपिटल एम। इंटीग्रल डी एम क्या रहता है, यानी सब छोटे छोटे मासेस मिलके बड़ा मास बनता है। ठीक है, इंटीग्रल डी एम इज़ इक्वल टू कैपिटल एम। तो वैसे ही यानी डी सी स्क्वायर डी एम की जगह क्या लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू आई सी, दैट इज़ दिस इज़, अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं लिखती हूँ, डायरेक्टली लिखती हूँ, ये क्या बन गया है आई सी। ठीक है, आई सी और प्लस ट्वाइस एच, आई सी ट्वाइस एच और इंटीग्रल ऑफ एन सी डी एम प्लस एच स्क्वायर और ये इंटीग्रल ऑफ डी एम क्या है, कैपिटल एम। तो दिस इज़ कैपिटल एम, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया है मैंने, इंटीग्रल डी एम इज़ नोन एज कैपिटल एम। ठीक है, क्योंकि सब छोटे मास मिला के इंटीग्रल करके उसका आपको क्या मिल गया है, फुल मास, टोटल मास। ओके, तो ये जो बीच वाला जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ वी गेट इंटीग्रल एन सी डी एम, इसकी वैल्यू रहती है ज़ीरो। क्यों ज़ीरो रहती है, क्योंकि एन सी जो है इट इज़ अ पॉइंट, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट
of a point from center of mass। ये सेंटर ऑफ मास की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर ऑफ मास रहता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है ये क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। सो वी गेट, इधर अब ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, वी गेट IO इज इक्वल टू IC प्लस, अब ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, बीच वाली ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, वी गेट IC प्लस, अब इसको रीअरेंज करती हूँ, MH स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, और दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका, तो मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखती हूँ। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये सब थ्योरी आप इसको बार बार ये वीडियो देखो, और इसके साथ में आप जो PDF दिया है वो भी पढ़ो, यानी आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे। क्या है तो स्टेटमेंट, तो इसको पहले मैं सब स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ और लिखती हूँ। क्या है, पहले वो मैथमेटिकली लिखती हूँ, फिर उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा। IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO, ये किसका है, MI ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी एक्सिस। ठीक है, एनी एक्सिस, इट इज़ इक्वल टू, क्या है, ये सम है, किसकी सम है, सम ऑफ, ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एक्सिस। ये एक्सिस कैसा है, ये दोनों एक्सिस कैसे थे, पैरेलल थे, एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पासिंग कहाँ से जा रहा था, ये सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड, और किसका है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ मास है, MANA, मास एंड स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ, ये दोनों, ये जो एक्सिस के दोनों का स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस है ये H। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका स्टेटमेंट। तो क्या आएगा स्टेटमेंट, ये समझ में आया क्या, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सेस, इट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसको इरेज करके मैं क्लियरली इसको लिखती हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज़ इक्वल टू, आप भी इसको रीड करो और राइट करो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, द MI I0, किसका I0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज क्या है, इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC about given axis, about an axis
parallel to the given axis, parallel to the given axis and passing through the center of mass, passing through the center of मास. कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास. एंड आप देखो डायग्राम में, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the two axes. अगर एग्ज़ाम में सिर्फ स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस तो सिर्फ स्टेटमेंट न देते हुए आप स्टेटमेंट के नीचे जैसे ये मैथमेटिकली भी देना है, IO = IC + MH². ठीक है, दिस इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस. तो एक बार मैं रीड करती हूँ. ये क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज़ द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass and the product of mass of the object and the square of the distance between the two axes, MH². ठीक है, तो IO = IC + MH². ठीक है, तो ये हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस. इसके बाद में देखना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, और एक एग्जांपल है. तो आज बहुत सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी हो गई और एक दिन में एक ही थ्योरम करते हैं. इसको आप अच्छे से रीड करो, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, और राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद में कल मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे थ्योरम ऑफ, हम देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस. उसके ऊपर एक एग्जांपल है आपके PDF बुक में, तो वो भी सॉल्व करेंगे. और उसके बाद में नेक्स्ट जो है एंगुलर मोमेंटम है आगे जाकर, तो वो भी सभी पूरा सॉल्व करेंगे. जो हो सकता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करूँगी. ठीक है, तो आज यही एक थ्योरम लेते हैं. इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, फास्टली नहीं, धीरे धीरे मुझे पढ़ाना है, क्योंकि फिर आपका भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और लर्निंग अच्छे से हो जाएगा. तो आज के दिन बस एक थ्योरम लेते ही अभी ये वीडियो में एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस और बाकी का पोर्शन देखेंगे. तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा. स्टे ट्यून विथ मी एंड हैव ए नाइस डे. ओके, बाय बाय.